अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 21 और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वुड्स। लास्ट टाइम हमने सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ को एक्सप्लेन किया था और उसका शॉर्ट क्वेश्चन एक रह गया था हमारे पास। डिफरेंशिएट बिटवीन सैपवुड एंड हार्डवुड, मतलब सैपवुड और हार्डवुड में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखें, हमारे पास अगर हम वुड की थोड़ी सी अगर डायग्राम बना दें तो ये हमारे पास एक स्टेम है। स्टेम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो बेसिकली जो कलर होता है इसका वो ब्लैक होता है या डार्क ब्राउन कलर होता है, और जो पेरिफेरल पोर्शन होते हैं, आउटर पोर्शन होते हैं, इसका कलर कह सकते हैं लाइट कलर के होते हैं। क्लियर? तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो ब्लैक जो है इसको हार्डवुड कहते हैं, जो को आउटर पोर्शन होता है उसको लाइट वुड कहते हैं। ये नॉन कंडक्टिव होता है, जबकि जो लाइट पोर्शन होता है ये कंडक्टिव या एक्टिव पोर्शन होता है। अब हम करते हैं डेफिनेशन। हार्डवुड क्या होगी? इनएक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव wood which is present in the inner region of the tree is called hardwood। यानी सेंट्रल पोर्शन जो कि इनएक्टिव होता है, नॉन कंडक्टिव होता है, ब्लैक कलर का पोर्शन होता है जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं, जिसको हम आगे डील भी करते हैं, उस पोर्शन का नाम होता है हार्डवुड। उसके बाद हमारे पास है, इसका कलर क्या होता है आपको? डार्क कलर होता है या उसका कलर ब्राउन होता है। फिर है उनके फंक्शंस। फंक्शन क्या है? जो ब्लैक या हार्डवुड होता है ये बेसिकली प्लांट के जो स्टेम है या रूट होती है उसको जो है वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं? इस पोर्शन के अंदर डिफरेंट वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं, जैसे कि टैनिन हो गया, लिग्निन हो गया, क्यूटिन हो गया, सुब्रिन हो गया। ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। अगर इसके ऊपर कोई इंसेक्ट या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर जो है वो अटैक करता है तो उसको डिके होने से, यानी वुड को डिके होने से और इंसेक्ट के अटैक से जो है ये बेसिकली हार्डवुड जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो देख लेते हैं। इन सम स्पीशीज द हार्डवुड इज यूज्ड टू अकमलेट अ वैरायटी ऑफ केमिकल compound, for example resin, gums, oil, etc. Clear? It also provide protection against insect and decay, और एग्जांपल है हमारे पास रेड सीडर एंड कोनिफर्स, जिनके अंदर जो है हार्डवुड जो है वो इंसेक्ट अटैक और दूसरा हमारे पास डिके से जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। फिर यहां तक हमारा हार्डवुड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सैपवुड। सैपवुड क्या, अभी आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि आउटर पोर्शन जो होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं और ये एक्टिव पोर्शन होता है, और ये कंडक्शन, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, उस पोर्शन का नाम है सैपवुड। क्लियर? द एक्टिव कंडक्टिंग वुड प्रेजेंट इन द आउटर रीजन ऑफ द ट्री इज कॉल्ड सैपवुड। इट इज लाइट इन कलर, कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, फॉर एग्जांपल xylem, वेसल्स एटसेट्रा। और इसके अलावा स्टोरेज ऑफ फूड की स्टोरेज, वो उसके अंदर हमने पढ़ा टू स्टोर डिफरेंट कंपाउंड, इसके अंदर स्टोरेज ऑफ डिफरेंट जो फूड कंपाउंड जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पेज पे है हमारे पास सेलस फॉर्मेशन। सेलस फॉर्मेशन या उसको वुड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। सेलस फॉर्मेशन बेसिकली पैरेन्काइमेटा सेल्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मोस्टली उस जगह के ऊपर बनता है जहां पर प्लांट को कट लग जाए या बाउंड हो जाए, तो उस जगह पर पैरेन्काइमेटा सेल्स की एक शीट बन जाती है जिसका काम ये होता है कि वो डिफरेंट ब्रांचेस को जो है वो यूनाइट करे, यानी कट वाली जगह को सील कर दे। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई कट वगैरह लग जाता है तो व्हाइट ब्लड सेल जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनके अंदर जो है वो सेलस बेसिकली वो पॉइंट होता है। इस तरह से जब हम कलमकारी या पेवनकारी, जिसको हम ग्राफ्टिंग या कटिंग वगैरह कहते हैं, उसके अंदर भी बेसिकली डिफरेंट ब्रांचेस को जो चीज यूनाइट करती है वो उसको हम क्या नाम देंगे? सेलस कहते हैं। अगर हम इसको बुक से रीड करें तो क्या कहेंगे? इट इज अ फंक्शन ऑफ कैम्बियम
The specialized parenchymatic tissues are formed over or below the cut or wound portion, which are also used to different branches unites to different branches during budding and grafting। यानी कलमकारी और पेवनकारी के दौरान डिफरेंट ब्रांचेस को पैरेनकाइमेटिक सेल्स की जो शीट होती है उसको जो यूनाइट करती है, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम क्या देते हैं, सेलस फॉर्मेशन का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कि साइड बॉक्स के ऊपर एक एमसीक्यू है कि कौन सी क्वालिटी है जिससे हम किसी भी वुड को जो है वो उस कमर्शियल यूज के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप डिफरेंट क्वालिटीज दी गई हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस आती है, उसके अंदर उसकी इलास्टिसिटी आती है, उसके अंदर उसकी जो डिफरेंट स्ट्रेंथिंग एबिलिटीज आती हैं, जिसकी बिना पर हम जो है वो कमर्शियल यूज के लिए उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास एमसीक्यू है, कमर्शियल कॉर्क जो है इज फॉर्म फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री सच एज कोरकस स्यूबर। कोरकस स्यूबर जो है एक प्लांट का नाम है जिसकी जो बार्क होती है उसको कमर्शियल कॉर्क या आप कह सकते हैं जालियां वगैरह बनाने के लिए जो है उसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं इंटरनल काजेस की वजह से, एक होती हैं एक्सटर्नल काजेस की वजह से। अगर प्लांट्स की बॉडी में इंटरनल कॉजेज की वजह से मूवमेंट्स होती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से है और दूसरे इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, तो मैंने क्या नाम दिया था, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हैं तो उनको नाम देते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स, और अगर इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हैं तो उनको नाम देते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। इंटरनल काजेस की वजह से ऑटोनोमिक मूवमेंट्स और एक्सटर्नल काजेस की वजह से अगर मूवमेंट्स होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैराटोनिक मूवमेंट। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट्स को। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स मोस्टली जो है वो क्या होती हैं, अभी डेफिनेशन भी की, इंटरनल काजेस की वजह से होती हैं। उसकी फिर आगे तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 है टैक्टिक मूवमेंट, नंबर 2 टर्गर मूवमेंट और तीसरी है ग्रोथ मूवमेंट। इसके अंदर सबसे पहले जो है टैक्टिक मूवमेंट, इसको हम डिटेल के साथ आज रीड करेंगे। सबसे पहले करते हैं व्हाट आर द टैक्टिक मूवमेंट्स। टैक्टिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? टैक्टिक मूवमेंट्स कहते हैं अगर इंटरनल काजेस की वजह से, इंटरनल स्टिमुलस, इंटरनल काजेस की वजह से जो प्लांट सेल है या प्लांट जो पूरा ऑर्गेनिज्म या प्लांट सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं वो क्या करें, मूवमेंट शो करें। अगर टूवर्ड्स मूवमेंट करें तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट। अगर वो उसके यानी कि जो स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट, उसके उलट मूवमेंट करें तो उसे हम नेगेटिव मूवमेंट्स कहते हैं। क्लियर। सबसे पहले कहते हैं डेफिनेशन, क्या कहेंगे, द मूवमेंट्स ऑफ एन इंटायर सेल आर एन ऑर्गेनिज्म इन लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस कॉल्ड टैक्टिक मूवमेंट। पूरे ऑर्गेनिज्म का या किसी सेल का, सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज का इंटरनल काजेस की वजह से, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट होगी उसको हम कहेंगे टैक्टिक मूवमेंट। फिर टैक्टिक मूवमेंट की क्लासिफिकेशन है कि किस बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, नेचर ऑफ स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास टाइप है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। फोटोटैक्टिक मूवमेंट कौन सी होगी, अगर स्टिमुलस लाइट हो, लाइट के स्टिमुलस की वजह से अगर प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं उसके अंदर कोई मूवमेंट आ जाए, जैसे हमारे पास है साइक्लोसिस एक मूवमेंट है जिसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल में भी मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लाइट की अब लाइट स्टिमुलस क्या है, लाइट की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस तरफ मूव करता है, जिस तरफ लाइट होगी तो उस तरफ की, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अब्सॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके अपने फूड यानी ग्लूकोज बना सके। तो इस मूवमेंट को हम नाम क्या देंगे, यानी कि फोटोटैक्टिक मूवमेंट के अंदर भी क्या होगी, पॉजिटिव टैक्टिक फोटोटैक्टिक मूवमेंट। डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। इट मे बी पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट इन फोटोटैक्टिक मूवमेंट और मे बी नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्या होगी, the passive movement of chloroplast due to cyclosis to absorb maximum light for carbon dioxide fixation.
द लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लाइट इंटेंसिटी मीन कंसंट्रेशन ऑफ लाइट फोटॉन्स इन लाइट, और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन और लाइट की इंटेंसिटी, ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट प्ले जो है वो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अगर प्लांट्स के अंदर जो है या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो किसी केमिकल की वजह से मूवमेंट आती है, तो उस केमिकल की मूवमेंट की वजह से हम उसका नाम कीमोटैक्टिक मूवमेंट रखते हैं। जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन है, द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। फिर हमारे पास पॉइंट आता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है तो याद रखें, जो हमारे पास हमने पढ़े थे फर्स्ट ईयर के अंदर, ब्रायोफाइट्स यानी मोसेस, फर्न्स या इससे रिलेटेड हार्नवुड्स, लिवरवुड्स, इनके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं जिनको हमने एंथ्रीडिया का नाम दिया था, वो मूव करके वाटर के अंदर जब एग रिलीज होता है तो उसके साथ ही क्या करते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। तो कैसे पता चलता है स्पर्म को कि जो एग है वो रिलीज हो चुका है? तो याद रखें, जो ओवम होता है वो पहले रिलीज करता है केमिकल, उसका नाम होता है न्यूक्लिक एसिड। जैसे ही ओवम से न्यूक्लिक एसिड रिलीज होता है तो प्लांट्स का वो पोर्शन, यानी कि ब्रायोफाइट्स का या फर्न्स का, तो जिसके अंदर स्पर्म है वो स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं। किसके रिलीज, कब रिलीज हुए? इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल विच इज न्यूक्लिक एसिड। व्हेन न्यूक्लिक एसिड इज रिलीज फ्रॉम द ओवम, देन स्पर्म यानी एंथ्रीडिया या किसको हम कह सकते हैं, दोज आर रिलीज इनटू वाटर एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। तो इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है जो वाटर के अंदर। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? केमिकल के रिस्पॉन्स में क्योंकि ये मूवमेंट हो रही है तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी दो तरह से होगी, एक होगी पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट, दूसरी होगी नेगेटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अगर केमिकल के रिस्पॉन्स में जो हमारे पास सेल है या ऑर्गेनिज्म है वो टूवर्ड मूव करे तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। और अगर उसके केमिकल के अगेंस्ट मूव करे तो उसको हम क्या नाम देंगे? नेगेटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो यहां पर हमारा टॉपिक यहां कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो टर्गर जो है वो मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।